जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अपने चैनल वेलोसिटी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगभग 8 नंबर दे के जाएगा आपका इस चैप्टर से अकेले। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहला काम और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जो ही चैप्टर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले ही पेज पे आपको कुछ फिगर्स दिखाई देंगे। फिगर्स वहाँ पे आप देखेंगे कुछ एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी की यूनिट बनी है, उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो एक ट्रेन की तरफ रास्ता बना के चल रहे हैं। तो ये फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग थी जो कई सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो वही चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला फ्रेडरिक सोरियो, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। तो फ्रेडरिक सोरियो वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रेजेंटेड अ सीरीज ऑफ पेंटिंग इन 1848। बता सकते हैं कि फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने एक नंबर ऑफ सीरीज़ की पेंटिंग की प्रस्तुत की थी जो 1848 में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पे डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेडलाइन जरूर प्रिपेयर करें कि 1848 में सोरियो ने अपनी पेंटिंग को प्रस्तुत की थी। उसने पहले से ही विजुलाइज हिज ड्रीम्स दैट इज़ अ वर्ड ऑफ अ सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। उसने पहले से ये विजुलाइज कर लिया था, मतलब पहले से समझ लिया था कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट्स होने चाहिए या फिर कंट्री होनी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें सोशल रहें। तीसरा जो पॉइंट है, इन सोरियोस यूटोपियन विजन्स। यहाँ पे यूटोपियन विजन्स का मतलब क्या है? मतलब ऐसी चीज़ें जो 1000 साल बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद होने वाली हों, उसको पहले से ही आप जान लें। ऐसे विजन्स को यूटोपियन विजन्स कहते हैं। तो सोरियो कह सकते हैं, सोरियो ऐसा ही इंसान था जो पहले से इस विजन्स को पहले ही अंडरस्टैंड कर चुका था। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। जो पीपल्स हैं वो अलग अलग देशों से, एक डिस्टिंक्ट नेशन से हैं। दे आर आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं। इसमें आपने फिगर में देखा बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो अलग अलग वे में आपको एक एक फ्लैग के साथ दिखाई देंगे। आप एक फिगर को ध्यान से जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आएंगी। तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनके नेशनल फ्लैग से या फिर उनकी कॉस्ट्यूम्स से हम उनको पहचानेंगे। जो इसमें चौथा पॉइंट है, उस फिगर में आप जब देखेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की आसपास, तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए और स्विट्ज़रलैंड, ये सबसे आगे पहुंच चुके हैं। उनको फॉलो करते हैं फ्रांस एंड जर्मनी। फिर उसी तरह से आगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम्स ऑफ टू सिलीज, लैम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये सारी एक दूसरे को फॉलो करके एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे हैं। उन्होंने उसमें आपने देखा होगा एक तरफ उन्हें मैन के सारे रूल्स को ले रखे हैं, एक हाथ में उसने टॉर्च ले रखा है। टॉर्च का मतलब इनलाइटमेंट करना, और मेंस के रूल्स को उसने अपने एक हाथ के रूप में रखा। लेकिन यहाँ पे वुमेंस का कोई वर्णन नहीं मिलता है इसमें। नेक्स्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन इन हिस्ट्री। आप अगर इसको नहीं जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, देन यू मस्ट हैव टू गो टू रीड द क्लास 9th बुक ऑफ चैप्टर फर्स्ट। आप देखिए चैप्टर फर्स्ट में ही क्लास 9 की बुक में फ्रेंच रिवॉल्यूशन काफ़ी बढ़िया सा दिया गया है। जो उसके आगे की चीज़ें वो आपको क्लास 10th में दी गई हैं। तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बता दें कि जो फ्रांस था, फ्रांस में बहुत पहले से ही मोनार्चरी चली आ रही थी। मोनार्चरी चली आ रही का मतलब वहाँ पे पहले राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, जहाँ पे राजा महाराजा शासन कर रहे होते हैं। लेकिन 14 जुलाई 1789 के बाद से वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब ये हो जाता है, इस कंडीशंस में यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक भी नहीं रहता है डेमोक्रेसी। कुछ समय के बाद डेमोक्रेसी जब नेपोलियन बोनापार्ट आता है तो ये भी डिसेंडेंट हो जाता है। अब आगे आते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टुक मेनी स्टेप्स टू क्रिएट अ फीलिंग्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। जब ये फ्रेंच जो रिवॉल्यूशनरी थे वो बहुत सारे उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं। जैसे कि पहली फीलिंग्स क्या थी? इनोवेटिव आइडियाज सच एज ली सेटियंस एंड ले पैट्रिए। इनका मतलब होता है ली सेटियंस एंड ले पैट्रिए का मतलब जो है ये दोनों वर्ड्स फ्रेंच वर्ड्स हैं। अगर कोई जाने तो पहले मुझे सबसे पहला काम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ले सेटियंस का मतलब 10 सिटीजन्स होता है, और ला पैट्रिया का मतलब फादरलैंड। मतलब वो सिटीजन्स के प्रति कुछ ऐसी फीलिंग्स जो अपने नेशंस के प्रति रहे। नेशंस और सिटीजन्स ये दोनों काफ़ी एक स्टेट्स या फिर एक नेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर आए कि ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। दूसरा है क्रिएशन ऑफ अ न्यू फ्रेंच फ्लैग। जैसे आप अपने इंडिया को ही देख लीजिए,
अगर हम पाकिस्तान का झंडा फहराने लगे तो हमें सभी लोग पाकिस्तानी की तरह ट्रीट करेंगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्यों ना मैं इंडियन ही हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक और चीज़ निकल के आती है कि ये लोग अपना एक पर्टिकुलर फ्लैग अडॉप्ट कर लेते हैं जो 3 कलर का ट्राई कलर का रहता है, जैसे आपको सबको पता ही होगा। तो क्रिएशन ऑफ अ न्यू फ्रेंच फ्लैग हो गया। तीसरा, इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली, आल्सो रीनेमिंग फ्रॉम स्टेट जनरल्स ऑफ नेशनल असेंबली। अब देखिए यहाँ पे इलेक्शन नेशनल असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा मोनार्ची वाली व्यवस्था में कभी चुनाव वगैरह तो होता नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी जब भी होती है तो वहाँ पे चुनाव होता है। जैसे अपने इंडिया में देख लीजिए, पीएम मोदी चुने जाते हैं, न कि उनको नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन जहाँ पे मोनार्ची चलती है वहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है लोगों को। जैसे मेरा मन किया, मैंने कहा कि कोई किसी का नाम ले लेगी, बाय द वे मैंने अमन का नाम ले लिया, अमन को ही मान लेते हैं कि हम अगला स्टेट जनरल बना दे रहे हैं। ये नॉमिनेशन के थ्रू हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जब भी आप डेमोक्रेसी में रहेंगे तो वहाँ पे आपको नॉमिनेशन के थ्रू होता है। जैसे आपके गांव में प्रधानी जी देख लीजिए, प्रधानी का चुनाव होता है, उस दौरान भी आपने देखा होगा कि वोट वगैरह डाले जाते हैं, तब जाके प्रधान का चुनाव होता है। ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक कहते तुम प्रधान हो जाओ तो प्रधान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चौथा जो पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्या, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच इज़ कंसोलिडेटेड। अब जो इसमें एक कुछ मैंने छोड़ दिया क्या, ठीक है। जो चौथा पॉइंट था, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच इज़ कंसोलिडेटेड। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को काफ़ी रिजिडिटी से नापा गया क्या मतलब माना गया। रिजिडिटी का मतलब काफ़ी कठोरता से उसको लागू किया गया। एबॉलिशिंग ऑफ कस्टम्स एंड इंटरनल ड्यूटीज़, मतलब जो अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ और इंटरनल ड्यूटीज़ थी उनको एबॉलिश किया गया, पूरी तरह से नष्ट किया गया या फिर डिग्रेड कर दिया गया। छठा था यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सातवां पॉइंट था फ्रेंच वॉज गेटिंग अ कॉमन लैंग्वेज, फ्रेंच जो था एक वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज बन गया। इससे पहले वहाँ पे जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पर्टिकुलर अपनी लैंग्वेज नहीं बोलते थे। तो अगर यहीं ये रिवॉल्यूशन नहीं होता तो इस रिवॉल्यूशन से फ़ायदा ये होता है कि ये लोग अपना एक कॉमन लैंग्वेज पा जाते हैं जो फ्रेंच होती है। अब आते हैं नेपोलियनिक कोड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। इसका 1799 में ये आता है और अपने आप को एम्परर घोषित कर लेता है। 1799 में आता है और अपने आप को एम्परर घोषित कर लेता है, ठीक है। नेपोलियन आते ही सबसे पहला काम डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो ही आया वो अपने आप को फिर से सम्राट घोषित कर देता है और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद 1804 में 1804 में ये फिर से एक सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करता है जिसको नेपोलियनिक कोड कहते हैं। फीचर्स ऑफ दिस कोड्स आर एबॉलिशिंग ऑफ ऑल बर्थ राइट एंड प्रिविलेज। ये सबसे अच्छा काम करता है कि वो जितने भी बर्थ राइट दिए गए हैं उनको हटा देता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है। सिक्योरिटी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, ये देता है सिक्योरिटी राइट टू प्रॉपर्टी। फिर गिल्ड रेस्ट्रिक्शन व रिमूव, जो गिल्ड बना के लोग रहते थे उनको भी रिमूव कर देता है। फिर इसके बाद आता है, ये कुछ इसके गुड पॉइंट्स थे, लेकिन अगर हम कुछ इसके बैड पॉइंट की बात करें तो बैड पॉइंट को मैंने मेंशन यहाँ पे नहीं किया, मैं भूल गया हूँ। तो बैड पॉइंट्स के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो इसने क्या किया, सेंसरशिप लागू कर देता है। फिर दूसरा इसका पॉइंट था, पहला ये सेंसरशिप लागू कर देता है, दूसरा इसने वुमेन को वोटिंग का राइट नहीं दिया था। इसके साथ साथ उन मैन को भी वोटिंग का राइट नहीं दिया था जिनके पास कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पे ना हो। फिर तीसरा पॉइंट था इसमें, नो राइट्स इन प्रॉपर्टी, वुमेन को कोई भी राइट्स नहीं थी प्रॉपर्टी में। और जो चौथा था वो ज़बरदस्ती करता था कि पीपल आर्मी में ज्वाइन करें। ये 4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इसके बैड कंक्लूज़न में चले जाएंगे। एक तरफ से आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या इसके गुड काम थे, क्या क्या इसके बैड वर्क थे। तो जैसे इसने एबॉलिश किया फेड्यूल सिस्टम को, फिर फ्रीड पीजन फ्रॉम सेफ्रडन, मतलब इसने बधुआ मजदूरी को भी ख़त्म कर दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया इंप्रूव कर दिया था। फिर ये इक्वलिटी बिफोर लॉ लाते हैं, प्रॉपर मेजरिंग यूनिट लाते हैं, एबॉलिश प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, ये सारे काम ही करते हैं जो क्या काफ़ी अच्छे काम थे। लेकिन वही जो ही सेंसरशिप लाते थे सब कुछ गड़बड़ा जाता है और इन्होंने वुमेन के लिए कोई खासा ध्यान नहीं दिया था। अब इन सभी के बीच में पहले के ज़माने में 2 चीज़ें चलती थी, या तो बहुत ज़्यादा इंसान अमीर था, दूसरा या तो बहुत ज़्यादा गरीब था। इन्हीं के बीच में एक न्यू क्लास का इमर्ज होता है जो मिडिल क्लास आते थे। मिडिल क्लास के लोग जो थे पढ़े लिखे थे, समझदार थे, वो
वो पॉलिटिकली रूप से भी एक्टिव थे। तो मिडिल क्लास की बात करते हैं तो मिडिल क्लास पॉलिटिकली एज वेल एज सोशल एरिस्टोक्रेट्स वर डोमिनेंट एज फॉर एज पॉपुलेशन इज़ कंसर्न। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग इनकी मात्रा थी और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को ये कवर भी करते थे, क्योंकि सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको कंसर्न भी करते थे। पीजेंट वर द मेजोरिटी इन द पॉपुलेशन, और पूरी पॉपुलेशन में आपको पता है किसी भी पॉपुलेशन में अगर अपने इंडिया की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो आज हमारी है वो पीजेंट ही है, मतलब कृषि ही करती है। अब आते हैं सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड अ न्यू सोशल क्लास नोन एज वर्किंग क्लास वाज इमर्ज। मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है तो उसी में से कुछ लोग अपने आप को वर्क वगैरह करके इंडस्ट्री में कुछ इस तरह से बना लेते हैं जो ना तो ज़्यादा ऊपर हाई क्लास में जा पाते हैं ना ज़्यादा नीचे क्लास में आते हैं। ऐसे क्लास को मिडिल क्लास कहते हैं और ये इसी समय इमर्ज होता है। इट इंक्लूड्स आर्टिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड सो ऑन। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें इमर्ज होती हैं इसमें। अब आता है लिबरलाइजेशन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहला काम अगर इसकी हम बात करें, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, लिबरल एक रूट वर्ड है। लिबरल का मतलब होता है टू बी फ्री। टू बी फ्री मतलब हम ऐसा रहें कि फ्री रहें, किसी भी तरह की कोई बाधाएं हमारे पास ना रहें। जैसे आज हम इंडिया में जिस हिसाब से हम जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं, ये सारा हमारा लिबरल वर्क है। मतलब हमको कोई कंट्रोल नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमको गोरखपुर जाना है या फिर लखनऊ जाना है या फिर लंदन जाना है तो हमको कोई रोक टोक करेगा या फिर हमारे वहाँ की पुलिस हमको रोकने आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा राइट है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, रह सकते हैं और कुछ भी सामान कहीं से ख़रीद सकते हैं। तो अब आते हैं लिबरलाइजिंग में। प्रॉपर्टी ओइंग मेन वर ओनली गिवन दैट राइट टू वोट और गैदरिंग इलेक्टेड। मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ उन्हीं में इनको राइट दिया गया था वोट का, या फिर एक साथ इलेक्टेड हो सके, चुनाव में हिस्सा लेके जीत सके या फिर इलेक्ट किया जा सके चुनाव में। दूसरा पॉइंट था ईच एंड एवरी वुमेन एंड प्रॉपर्टी लेस मैन वर रिस्ट्रिकेटेड फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल राइट्स। मतलब चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है यानी कि बिना प्रॉपर्टी के हैं, ऐसे मैन एंड वुमेन को सारे पॉलिटिकल राइट से बेदखल किया गया था। फिर चौथा जो पॉइंट है, इसका तीसरा जो पॉइंट है, इट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड से, तो मैंने आपको बता दिया। फिर फॉर द एंड ऑफ द क्लरिकल प्रिविलेज ऑटोक्रेसी द लिबरल नेशनलाइज्म। मतलब यहाँ पे क्लरिकल प्रिविलेज से बाहर निकल के हम ऑटोक्रेसी नेशनलिज्म की तरफ बढ़ गए थे। अब आगे आते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। जब नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है 1815 ईस्वी में, ब्रिटेन, रशिया और पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया एक ग्रुप्स के साथ हार जाता है। उस कंडीशंस में बेचारा हारने के बाद इसको वियना की संधि करनी पड़ती है, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। देखिए, कुछ इसकी जो ट्रीटी होती है उसमें क्या घाटा होता है बेचारे का, काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। जैसे कि पावर वॉज रिस्टोरेड बाई बॉर्बन डायनेस्टी, जो पुराने समय से चली आ रही थी, बॉर्बन डायनेस्टी को वापस पावर मिल जाती है। ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर फ्रांस लॉस्ट ऑल इट्स टेरिटरीज, वो सारे अपने टेरिटरीज को हार जाता है। ये सारी संधि में चली जाती है। 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कन्फ्रंटेशन वर फॉर्मेड बाय नेपोलियन लेफ्ट अनटच्ड, वैसे छुए नहीं जाते, वैसे छोड़ दिए जाते हैं। दूसरी तरफ ऑन द फ्रेंच बाउंड्री बॉर्डर्स वॉज मेड टू प्रिवेंट फ्रांस फ्रॉम एक्सपेंडिंग, और इसकी बाउंड्री को भी कंट्रोल कर लिया जाता है। सपोज करिए कोई कंट्री है, इसकी कंट्री के चारों तरफ एक सिरा बना दिया जाता है कि इसके आगे आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस ट्रीटी के दौरान दी जाती है। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें होती है तो बहुत सारी चीज़ें बनती चली जाती हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में तरह तरह की चीज़ें बातें बनती चली आ रही हैं। एक बार डेमोक्रेसी आ रहा है, एक बार मोनार्ची आ रहा है, व्हाट आई हैव टू डू नाउ। तो इसी दौरान एक रिवॉल्यूशनरी टाइप के माइंड्स का बिल्ड सेटअप हो जाता है। उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जो खुल के सामने आते हैं। जैसे उन्हीं में से आता है यूसेफ मैज़नी। ये एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं और ये बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। ये सीक्रेट एजेंसी का भी फॉर्मेशन करते हैं जो 2 जगहों पे रहता है। उन 2 जगहों के नाम मैं आपको बता दूंगा लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। फिर इनका सबसे पहला काम जो यूसेपी मैज़नी के बारे में हम अगर जानने की कोशिश करें तो इनका जन्म जिनेवा में हुआ था 1807 में। ये मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेट के। ही इस्टेब्लिश 2 सीक्रेट सोसाइटीज़, यंग यूरोप इन बर्न एंड यंग इटली इन मार्सलीज। ये देखिए दोनों सोसाइटी का नाम यहाँ पे मेंशन कर देखा रखा है। इनका जो मेन एम था यूनिफाई इटली इन अ रिपब्लिक। इनका जो मेन काम था वो इटली को रिपब्लिक बनाना था।
अब आगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो 1830 से जो 1848 तक के समय काल को रिवॉल्यूशन का एज कहा जाता है। बॉर्बन किंग हैव ओवरथन टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन जुलाई 1830। जुलाई 1830 में बॉर्बन किंग अपने आप को ओवरथ्रोन कर लेता है। फिर ग्रीस वॉज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस विच वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस उसी समय अपने इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष कर रहा था ऑटोमन एम्पायर के साथ। ग्रीस वॉज डिक्लेयर्ड एज अ इंडिपेंडेंट नेशन इन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपाल साइन इन 1832। जब ये इसकी ट्रीटी हो जाती है तो 1832 में, तो ग्रीस को भी इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाता है। ये आज के लिए आपके लिए इतना ही रहेगा। इसके आगे की वीडियो मैं आपको कल फिर से बना के बताऊंगा। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।